नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फर्स्ट क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको देने वाला हूं साइकोलॉजी का जो टॉपिक है व्यक्तित्व से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ए सामाजिक कार्यों में, बी भौतिक कार्यों में, सी अन्य व्यक्तियों में, या डी स्वयं अपनी में। तो दोस्तों, यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्वयं अपनी में, क्योंकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं और वो अपने आप में ही रुचि रखते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी स्वयं अपनी में। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण, और डी पेड़ पौधों में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही प्रभावित करते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी वंशानुक्रम तथा वातावरण। अगला प्रश्न है, फ्रायड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो ऑप्शन है, संस्कारों के आधार पर, या बी गुणों के आधार पर, सी काम प्रवृत्ति के आधार पर, या डी शरीर संरचना के आधार पर। तो फ्रायड ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था वो किया था काम प्रवृत्ति के आधार पर। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी बालक की विशेषता है क्या है? ऑप्शन ए चिंताग्रस्त, ऑप्शन बी कार्य करने की दृढ़ इच्छा, सी संकोची, या डी शांत एवं आशावादी। तो बहिर्मुखी बालक जो होता है वो समाज से जुड़ा हुआ होता है, सामाजिक कार्यों में रुचि रखता है, कार्य करने की दृढ़ इच्छा होती है इसमें। तो हम कह सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कार्य करने की दृढ़ इच्छा। करेक्ट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति भोजन प्रिय, आराम पसंद एवं सामाजिक होते हैं। ऑप्शन ए आयताकार, गोलाकृति, सी एथलेटिक्स, या फिर डी लंबाकृति। तो जो व्यक्ति भोजन प्रिय, आराम पसंद एवं सामाजिक होते हैं उनको गोलाकृति श्रेणी में रखा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है? ए ऑलपोर्ट की, बी सेल्डन की, सी जुंग की, या फिर डी स्किनर की। तो वर्तमान समय में जो व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था जुंग के द्वारा, वो सर्वोत्तम माना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी जुंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है। यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करनी है तो उसकी जो विधि है वह कौन सी है? किस विधि के माध्यम से हम किसी व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए अवलोकन विधि, बी निर्धारण मान, सी व्यक्ति इतिहास विधि, या डी साक्षात्कार विधि। तो नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति इतिहास विधि, यानी व्यक्ति के इतिहास के बारे में जिस विधि में जानते हैं, व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का मापन हमें करना है तो वो व्यक्ति इतिहास विधि के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सेल्डन ने व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया। यहाँ ध्यान रखना है, नहीं बताया, वो प्रकार यहाँ सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए पिम्पी, ऑप्शन बी एंडोमॉर्फिक, सी एक्टोमॉर्फिक, डी मीजोमॉर्फिक। तो ये जो तीनों थे वो प्रकार सेल्डन ने बताए थे, लेकिन जो पिम्पी प्रकार है वह सेल्डन ने इसका विवरण नहीं किया है, इसके बारे में नहीं बताया। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ए पिम्पी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनैलिटी शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द से बना है? तो व्यक्तित्व शब्द को इंग्लिश में, अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं, और जो पर्सनैलिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। तो हम कह सकते हैं लैटिन यहाँ करेक्ट ऑप्शन है, तो ए। अगला प्रश्न है,
पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है जो व्यक्तित्व, जिसे हम पर्सनैलिटी बोलते हैं, पर्सनैलिटी पर्सोना शब्द से बना है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकली चेहरा। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है व्यक्ति के आंतरिक गुण, बी व्यक्ति के बाह्य गुण व आंतरिक गुण, सी बाहरी रूप रंग या नकली चेहरा, या डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी बाहरी रूप रंग या नकली चेहरा। पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है नकली चेहरा, मुखौटा या बाहरी रूप रंग। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। नेक्स्ट प्रश्न है व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन ए भाव, बी संवेग, सी अनुकरण या फिर डी सहयोग। तो व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण साधन होता है अनुकरण। कौन सा होता है? अनुकरण। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। अगला प्रश्न है संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नलिखित पक्षों का विकास हुआ हो। ऑप्शन ए सामाजिक, बी मानसिक, या सी संवेगात्मक पक्ष, या उपयुक्त सभी। तो संगठित व्यक्तित्व होता है उसमें सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष व संवेगात्मक पक्ष यानी सभी पक्षों का विकास हुआ होता है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, यानी जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से ऐसे ऑप्शन का सेलेक्ट करना है जो संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं हो। ऑप्शन ए गतिशीलता, बी असामाजिकता, सी समायोजन शक्ति, या फिर डी संतोष, उच्च कक्षाओं तथा उद्देश्यपूर्णता। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो असामाजिकता। संगठित व्यक्तित्व की विशेषताओं में असामाजिकता नहीं आती है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। अगला प्रश्न है सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने तैयार किया? ए युग, बी केटल, सी स्प्रेंगर, या डी कोई नहीं। तो सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था स्प्रेंगर ने। किसने किया था? स्प्रेंगर ने। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। अगला प्रश्न है यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि वह क्या है तथा दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन ए गतिशीलता, बी संकल्प शक्ति, सी समायोजन शक्ति, या डी आत्मचेतना। तो वह शक्ति होती है आत्मचेतना जिससे वह व्यक्ति जान सकता है कि वह व्यक्ति अपने बारे में जानता है और दूसरे उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। डी आत्मचेतना। अगला प्रश्न है अंतर्मुखी बालक होता है। ऑप्शन ए सभी के साथ मिलकर चलने वाला, बी समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला, सी एकांत में विश्वास रखने वाला, डी स्वयं को यथार्थ के अनुरूप ढालने वाला। तो अंतर्मुखी की बालक की श्रेणी में ऐसे बालक आते हैं जो एकांत में रहना पसंद करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी एकांत प्रिय बालक। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस मनोवैज्ञानिक ने वर्गीकृत किया था? यानी व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो वह किया था युंग ने। करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। अगला प्रश्न है निम्न में से जो घटक व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले हैं। ऑप्शन ए बुद्धि, बी स्वास्थ्य, सी लैंगिक भिन्नता, या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बुद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक विभिन्नता सभी ऐसे तत्व हैं जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है तो वह कहलाता है? ए नियंत्रित अवलोकन, बी बाह्य अवलोकन, सी स्वाभाविक अवलोकन, डी तथ्यात्मक अवलोकन। तो जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है, यानी जब परिस्थितियां निश्चित हैं यानी कि नियंत्रण में है
तो हम कह सकते हैं जहां जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नियंत्रित अवलोकन। अगला प्रश्न है, जुंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया। ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक सिद्धांत, बी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सी स्व सिद्धांत या फिर डी व्यक्ति विज्ञान सिद्धांत। तो युग ने जो व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था वो दिया था विश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ए। अगला प्रश्न है, वे बालक बालिकाएं जो परिस्थितियों के आधार पर व्यवहार प्रकट करते हैं। ए अंतर्मुखी, बी सात्विक, सी उभयमुखी या डी बहिर्मुखी। तो ऐसे बालक बालिकाएं जो परिस्थितियों के आधार पर समय के अनुकूल व्यवहार करते हैं वह उभयमुखी के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। अगला प्रश्न है, जुंग ने व्यक्तित्व का विभाजन किस पुस्तक में किया। यानी कि व्यक्तित्व विभाजन जो किया था उसका विवरण किस पुस्तक में जुंग ने दिया था। तो उनकी जो पुस्तक थी टाइप ऑफ मैन। करेक्ट ऑप्शन हुआ सी, टाइप ऑफ मैन नामक पुस्तक में इसका विवरण दिया था। अगला प्रश्न है, अत्यधिक वाचाल प्रसन्नचित्त रहने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। ए अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी संतुलित या फिर डी सभी। यानी ऐसे व्यक्ति जो अत्यधिक वाचाल प्रसन्नचित्त रहने वाले और सामाजिक प्रवृत्ति की होते हैं वह बहिर्मुखी की श्रेणी में आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। अगला प्रश्न है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ए मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, बी अवलोकन विधियों द्वारा, सी साक्षात्कार द्वारा या फिर डी आत्मकथा के द्वारा। तो अचेतन मन का जो अध्ययन किया जाता है वो मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है। ए एक तत्व परीक्षण, बी हिलिचित पूर्ति, सी रोसा परीक्षण या डी बालक प्रसंग बोध। व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है यह देखना है इसमें। तो एक तत्व जो परीक्षण है वो व्यक्तित्व मापन की विधि के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो हिलिचित पूर्ति या रोसा परीक्षण या बालक प्रसंग बोध परीक्षण है वह व्यक्तित्व मापन की श्रेणी में आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ए एक तत्व परीक्षण। अगला प्रश्न है, समाजमिति द्वारा अध्ययन करने से बालक के किस गुण का पता चलता है। ए आचरण का, बी सामाजिकता का, सी शारीरिक स्वास्थ्य का या फिर डी बुद्धि एवं मानसिक शक्तियों का। समाजमिति द्वारा जो पता चलता है वो सामाजिकता का पता चलता है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। अगला प्रश्न है, समाजमिति से सामान्यतः जिन तथ्यों का पता चलता है वह हैं। ए तटस्थता, बी नायक गुण, सी तिरस्कृत या फिर डी सभी। तो समाजमिति से सामान्यतः जिन तथ्यों का पता चलता है वो तटस्थता भी है, नायक गुण भी है, तिरस्कृत भी है। तो उपयुक्त सभी यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। यानी जो 4 विधियां दी गई हैं उनमें से उस विधि का हमें चयन करना है जो प्रक्षेपी विधि नहीं होती है। ऑप्शन ए टीएटी, बी रोस्ता परीक्षण, सी मनोविश्लेषण विधि या फिर डी सीएटी। तो जो मनोविश्लेषण विधि है वो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि में नहीं आती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है वह है। ए निरीक्षण, बी भ्रमण या सी शारीरिक परीक्षण या फिर डी साक्षात्कार। व्यक्तित्व परीक्षण की विधि में भ्रमण नहीं आता है, जबकि निरीक्षण, शारीरिक परीक्षण और साक्षात्कार ऐसी विधि हैं जो व्यक्तित्व परीक्षण की विधि हैं। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है भी भ्रमण। अगला प्रश्न है, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है। तो उन्होंने विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है,
एक संगठित व्यक्तित्व में जो विशेषता नहीं पाई जाती वो है, यानी जो संगठित व्यक्तित्व होता है जिसमें विशेषता नहीं पाई जाती है वो आपको चयन करनी है। सामाजिकता, गतिशीलता, संकल्प शक्ति या झगड़ना। तो संगठित व्यक्तित्व की जो विशेषता है उसमें झगड़ना नहीं आता है, जबकि सामाजिकता, गतिशीलता व संकल्प शक्ति की विशेषताएं एक संगठित व्यक्तित्व में पाई जाती हैं, झगड़ने की विशेषता नहीं पाई जाती। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो पर्सनल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उनका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो आपका आलपोर्ट का है। किसका है? आलपोर्ट का है। एक बार फिर से देखें, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उनके पर्यावरण के साथ उनका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। यह कथन है आलपोर्ट का। या आपको गतिशील संगठन ध्यान रखना है, जिस भी परिभाषा में मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन लिखा हो तो समझ लो वह आलपोर्ट ने दिया है। अगला प्रश्न है, नार्सिसिज्म का संबंध है ईश्वर प्रेम से, प्रकृति प्रेम से, आत्म प्रेम से या फिर मित्र प्रेम से? तो नार्सिसिज्म का संबंध आत्म प्रेम से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी विधियां हैं? ए रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, बी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या बी सी बाल संप्रत्यन परीक्षण या डी उपयुक्त सभी? तो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और बाल संप्रत्यय परीक्षण, यह तीनों की तीनों ही व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर उपयुक्त सभी। 37वां प्रश्न है, चोरी करना पाप है, अनैतिक है, यह कौन कहता है? ऑप्शन ए इड, बी ईगो, सी सुपर ईगो या फिर डी कोई नहीं। तो चोरी करना पाप है, अनैतिक है, यह कहता है सुपर ईगो, जिसको हिंदी में परम अहम कहते हैं। इसको हम देवत्व भी कहते हैं, जिसमें हमें जो अनैतिक कार्य हैं उनको करना पाप बताया जाता है। तो चोरी करना पाप है। करेक्ट ऑप्शन है सी सुपर ईगो या परम अहम, या इसे हम देवत्व भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए? तो यह बताए थे शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार केर्चमर व शेल्डन ने बताए थे। अगला प्रश्न है, युंग या हम जुंग भी कहते हैं उनको, व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए हैं? जुंग या युंग ने व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए? ऑप्शन ए कोमल कठोर, बी तामसिक सात्विक या राजसिक या फिर सी वात पित्त कफ या फिर डी अंतर्मुखी बहिर्मुखी या उभयमुखी? तो जुंग या युंग ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे वो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी बताए थे। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया है? तो फ्रायड ने सबसे अधिक बल काम प्रवृत्ति पर दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? शेल्डन, गैरिट, आलपोर्ट या जुंग? तो व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन आलपोर्ट ने किया था। करेक्ट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिप्पोक्रेटस ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकृत किया था? किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो हिप्पोक्रेटस ने कफ पित्त के आधार पर वर्गीकृत किया था, वात कफ पित्त। करेक्ट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डिफेंस मैकेनिज्म या हम रक्षात्मक तंत्र कहते हैं का संबंध किससे होता है? अचेतन मन से, अहम से, अवचेतन से या चेतन से? तो डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षात्मक तंत्र का जो संबंध होता है वो अहम से होता है। अहम में ही बताया गया है कि शारीरिक और मानसिक इच्छाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, जिन पर नियंत्रण होता है, कह सकते हैं कंट्रोल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम से प्राप्त निम्नलिखित कारक व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं।
वंशानुक्रम से जो प्राप्त कारक होते हैं, यहाँ ऑप्शन गल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और यौन ग्रंथि के बारे में दिए गए हैं। तो ये तीनों ही ग्रंथियां व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की निरपेक्षेपण विधियां बताइए। तो आत्मकथा लेखन, प्रश्नावली, जीवन व्रत विधि, ये तीनों ही विधियां व्यक्तित्व मापन की निरपेक्षेपण विधियों की श्रेणी में आती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। अगला प्रश्न है, उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या व दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को उभयमुखी व्यक्तित्व कहते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है अ व बी दोनों, यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों ही गुण पाए जाते हैं ऐसे व्यक्ति में। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? रेटिंग स्केल विधि या प्रश्नावली विधि, निरीक्षण विधि या समाजमिति विधि? तो यह जो करेक्ट ऑप्शन है वो समाजमिति विधि है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के अर्धद्वंद के समाधान में प्रमुख स्थान है? तो उदात्तीकरण का प्रमुख स्थान होता है। अगला प्रश्न है, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है। तो हमारे जो मस्तिष्क का चेतन भाग होता है वो 1/10 होता है चेतन भाग, और ये जो 1/9 है वो अचेतन या अर्धचेतन होता है। अगर चेतन भाग की अगर बात करें तो 1/10 भाग मस्तिष्क का चेतन भाग होता है। अगला प्रश्न है, औपचारिक व अनौपचारिक किसकी विधियां हैं? जीवन इतिहास की, साक्षात्कार की, प्रश्नावली की या प्रक्षेपण की? तो औपचारिक व अनौपचारिक जो विधियां हैं वो साक्षात्कार की विधियां हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। अगला प्रश्न है, जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र से घर तथा आसपास के वातावरण से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वह है निदानात्मक साक्षात्कार। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो व्यक्तित्व का निर्माण 0 से 5 वर्ष तक की जो आयु होती है उसमें निर्माण प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों कैसे लगे आपको प्रश्न, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।